आइए आज हम क्लास 9th की जो साइंस है उसके फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, उसमें हमने जो उसका इंट्रोडक्शन था उसके बारे में बताया। आज हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। हम अपने आसपास जो पदार्थ देखते हैं वो हमें 3 अवस्थाओं में दिखाई देते हैं, जैसे पानी है, द्रवस्था हो गई, हवा है, गैस अवस्था हो गई, और ये मार्कर है या कुर्सी हैं, मेज़ें हैं, ये सभी क्या हैं? ठोस अवस्थाएं हैं। तो अपने आसपास हम ठोस अवस्थाएं यानी 3 अवस्थाओं को ही देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो 3 अवस्थाएं और हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ हमारे आसपास दिखने वाली जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था। तो हम जानते हैं, देखो ये हमारे पास मार्कर है या हमारे पास और भी कोई वस्तुएं हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ आकार होता है और आयतन भी होता है। अर्थात ठोस पदार्थ की जो अवस्था है उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित होता है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता। यदि हम इसके आकार को या आयतन को बदलना चाहेंगे तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। वह अपनी, जैसे मैं इसको बदलना चाहूँ तो बदलेगा नहीं, यदि मैं इसको ज़्यादा फोर्स करूँगा तो ये टूट जाएगा। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, वह किस पर मैटर करती हैं? तो इसके बीच, जैसे मान लीजिएगा ये हम एक पदार्थ का डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल, वह इनकी अवस्था को निर्धारित करता है। यानी ठोस है, उसके जो अणु हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, और यह है इनके बीच प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल से ये जुड़े होते हैं। यानी इनको तोड़ना आसान नहीं है। जैसे हम इसको तोड़ना चाहें नहीं टूटेगा, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, आसानी से नहीं टूटेंगे लेकिन टूट जाएंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। यानी इनके बीच जो आकर्षण बल है वह बहुत अधिक होता है। अब हम कुछ उदाहरण लेके कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक स्पंज है, एक हमने स्पंज ले लिया, चीनी ले ली, यानी स्पंज, चीनी और एक रबर बैंड। तो क्या हम इनको ठोस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम ये क्या कह रहे हैं कि आकार एवं आयतन निश्चित होता है, यानी वह एक निश्चित आकार में रहते हैं। अब जैसे स्पंज है, क्या स्पंज के आकार को बदला जा सकता है? जैसे स्पंज होती है तो हम उसको दबाते हैं तो वह दब जाती है, लेकिन छोड़ते तो उसी अवस्था में आ जाती है। तो क्या हम उसको ठोस कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसके आकार को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो स्पंज है उसका आकार बदल रहा है। तो देखो वहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिएगा हम ये एक स्पंजी टुकड़ा ले लेते हैं, तो इसको जब हम दबाते हैं तो ये दब जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उन छेदों में वायु प्रवेश कर जाती है, हवा भर जाती है, और जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो हवा वो क्या करती है, वहाँ से निकल जाती है। प्रेशर के कारण, दबाव के कारण वह हवा वहाँ से निकल जाती है, और जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं, अपना बल हटाते हैं, तो बाहर जो हवा निकल गई थी या तो वो या अन्य कोई दूसरी हवा उसमें फिर प्रवेश कर जाती है। तो आकार बदलने के बाद, आकार बदलने के बाद बल हटाने पर पुनः उसी आकार में आ जाती है, उसी आकार को ग्रहण कर लेती है। अतः स्पंज भी क्या है, ठोस ही है। हम चीनी के टुकड़े लें, चीनी के टुकड़ों को हम गिलास में डालते हैं तो गिलास का रूप धारण कर लेते हैं, बर्तन, किसी बर्तन में डालते हैं उसी का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन हम ये हमारा कहना ये है कि ठोस पदार्थ है, वह अपना आकार बदलता ही नहीं। तो देखो आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि जो चीनी है उसके हमने एक एक क्रिस्टल को ठोस कहा है। जैसे चीनी का ये एक टुकड़ा है, इस तरीके से ये एक टुकड़ा है, तो इन क्रिस्टल्स को हमने ठोस कहा है, और ये ठोस कभी नहीं बदलते। जैसे हम अपने हाथ पे लेके देखें तो हम उसको फैला सकते हैं, लेकिन उसका जो टुकड़ा है वह नहीं फैलता, उसका आकार वही रहता है, अर्थात क्रिस्टली रूप उसका नहीं बदला। तो चीनी भी क्या है, ठोस है। अब ऐसे रबर बैंड भी है, स्पंज की तरह रबर बैंड है, उस पर वो फ्लेक्सिबल होता है, उस पर बल लगाते हैं तो उसमें भी कुछ पोर्स होते हैं, या उसके जो जैसे हम उस पर भी बल लगाते हैं तो उसके बल लगने के बाद वह थोड़ी देर बाद जैसे ही हम बल हटाते हैं वह अपनी अवस्था में पुनः आ जाता है। लेकिन यदि ज़्यादा बल लगाते हैं तो
क्या होता है, वो टूट जाता है। तो ठोस है, ठोस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वह सबसे अधिक होता है और मजबूती से उसको बांधे रखता है। अब हम दूसरी अवस्था को देखते हैं, द्रव अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। अब यहाँ पर एक बात हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, कई बार इस तरीके की बात सामने आ जाती है कि द्रव्य और द्रव्यमान में क्या अंतर है। द्रव और द्रव्यमान, सॉरी, द्रव और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो देखो, द्रव क्या है, एक तरलता है। द्रव क्या है, तरलता, यानी यह बह सकता है। और द्रव्यमान क्या है, यह ठोस का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है और द्रव का भी हो सकता है। द्रव्यमान क्या है, उसका जो भी पदार्थ है उसका मापांक है। मापांक है किसका, उसके मास का। मास यानी द्रव्यमान, उसका एक मापांक है, यानी वह पृथ्वी पर है तो उस पर आकर्षण बल कितना लग रहा है, उसके हिसाब से हम उसको द्रव्यमान कहते हैं। अब हम देखते हैं द्रव अवस्था क्या है। तो ठोस पदार्थ होता है, उसके बाद द्रव अवस्था आती है। तो द्रव जैसे पानी है, हम देखते हैं जो पानी है यह कहीं बह रहा हो तो उसको आसानी से हम वहाँ से नीचे से हाथ गुजार कर उसको काट सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये पानी बह रहा है यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर हम हाथ गुजारें तो ये कट जाएगा, हाथ निकल जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। यानी इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वह क्षीण है। पहले तो हम ये लिखेंगे कि आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन है वह निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, यानी आयतन इसका नहीं बदलता, आकार बदलता रहता है। जैसे हम पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास का रूप धारण कर लेता है, कटोरी में डालते हैं तो कटोरी का, बाल्टी में तो बाल्टी का, या बोतल में तो बोतल का। जिसमें डालेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। वो आकार निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है, लेकिन आयतन उसका उतना ही रहता है। आयतन आप जानते हो, एक एकांक क्षेत्र में उस पदार्थ की जो संघनता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। और इनके जो अणुओं के बीच आकर्षण बल है, अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है या क्षीण होता है, या हम कम भी लिख सकते हैं, कम होता है। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, यानी इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब हम क्या है, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में लाना है तो हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, और टेम्परेचर को बढ़ाते ही तो क्या होता है, ठोस के अणु हैं वह ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करके वो घूमने लगते हैं और विचरण करने लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह अपनी उस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो वो टेम्परेचर किसी पदार्थ का जिस टेम्परेचर पर वह अपनी अवस्था को बदल दे, जैसे ठोस से द्रव में आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका गलनांक कहेंगे, अर्थात वो गल गया है। ऐसे ही यदि पदार्थ द्रव अवस्था में है और उसको और ज़्यादा गर्म किया तो वह कहाँ पहुँच जाएगा, गैस अवस्था में, तो हम उसका क्या कहेंगे, क्वथनांक। और ये सभी पदार्थों का अलग अलग होता है, पानी का अलग है, या और पदार्थ हैं जैसे उनका सभी का अलग अलग होता है, क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था, तो गैस अवस्था क्या है, जैसे हवा है, आपके कमरे में कहीं धूप बत्ती जली हुई, अगरबत्ती जली हुई, तो आपको उसके पास नहीं जाना पड़ रहा स्मेल लेने के लिए। क्यों, क्योंकि वो गैस अवस्था में है और हमारे पास तक चली आ रही है। हमारी घर में रसोई है, उसमें खाना बन रहा है, तो उसकी स्मेल हमारे पास तक जल्दी आ जाती है। लेकिन आपने महसूस किया होगा, जब खाना बन रहा है तो हमारे पास तक, यानी हमारी नाक तक उसकी स्मेल आ जाती है, लेकिन जब ठंडा हो जाए तो नहीं आती। क्यों, क्योंकि जब वो गर्म अवस्था में होते हैं पदार्थ के कण, तो वह ऊर्जा लेकर तेज़ी से भ्रमण करते हैं और दूर तक चले जाते हैं। ठंडी अवस्था हो जाती है तो वो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, ठंडे पड़ जाते हैं, अर्थात ऊर्जा कम होने की वजह से उनका जो विचरण है वो कम हो जाता है, तो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर
आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी न तो आकार निश्चित है और न आयतन निश्चित है। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक ये एलपीजी का सिलेंडर है, इस तरीके से एलपीजी का सिलेंडर है, इसमें गैस भरी है और इस गैस को हमने एलपीजी अर्थात एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी हमने जो गैस है उसको द्रव अवस्था में लाकर कहाँ कर दिया है, एक सिलेंडर में भर दिया और यह है यदि खोल दिया तो बहुत दूर तक फैल जाती है। आपने गुब्बारा देखा होगा, बिल्कुल शिथिल अवस्था में होता है, जब उसमें हवा मारी जाती है तो इस आकार को ग्रहण कर लेता है। जो हवा जाती है इसमें वह क्या करती है, इसकी सतहों पर प्रेशर डालती है और प्रेशर डालने की वजह से ये अपने आकार को खींचकर बड़ा कर लेता है। अर्थात जो गैस के अणु हैं वह क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल न के बराबर होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। इनके बीच जो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी नगण्य होता है, होता ही नहीं ये मान के चलें, होता तो है लेकिन नगण्य होता है। वह यहाँ पर हमने गैस कोई भी धूप बत्ती जलाई तो वो बहुत दूर तक चली जाती है, हम उसको रोक कर नहीं रख सकते, तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब हम देखो एक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 3 सिरिंज ले ली और तीनों सिरिंजों में से जैसे ये एक सिरिंज है, दूसरी ये एक सिरिंज है, तीसरी ये एक सिरिंज है। सिरिंज मीन्स जो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने की सिरिंज होती है, उसमें से मान लीजिए हम ठोस द्रव गैस का एक प्रयोग करना चाहते हैं कि संपीडितता किसमें ज़्यादा है, यानी किसको ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो मान लीजिए इसमें हमने हवा भर ली, इसमें हमने जल भर लिया और इसमें हमने कोई ठोस जैसे चौक के पाउडर को भर दिया। अब हम इसकी पिस्टन को दबाएंगे तो ये ज़्यादा दबेगी, ये थोड़ी कम दबेगी और ये ना के बराबर दबेगी। अर्थात जो द्रव है, गैस है, उसको ज़्यादा संपीड किया जा सकता है, ज़्यादा दबाया जा सकता है, उसके अणुओं को पास पास ज़्यादा लाया जा सकता है क्योंकि वो बहुत दूर दूर हैं। जल के अणुओं को इसकी अपेक्षा थोड़ा कम मात्रा में लाया जा सकता है। ठोस को हम बिल्कुल भी पास पास नहीं ला सकते, आभास भी नहीं होता कि हम उनको पास पास ला रहे हैं। तो ठोस के अणुओं के बीच हमें सिर्फ याद रखना है कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल उससे कम होता है, और जो गैस है उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल है वह बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। तो इसके बाद हमारी एक कुछ अभ्यास प्रश्न है, उनको हम कल कराते हैं। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।